खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम जी के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान अशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज भी हस्ब दस्तूर जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से आपके सामने प्रोग्राम को रखने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर आते आते आपको बताएंगे कि कुछ नए पुराने ऑर्डर्स आए हैं, उन ऑर्डरों का इतलाक़ किस तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली में मीटिंगों का सिलसिला तेज़ हुआ है, उन मीटिंगों का असर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से देखने को मिलेगा। और लद्दाख की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है जब पार्लिमानी कमेटियां वहां पर आ रही हैं। इस बीच सियासी पारा वहां पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आज बंद की कॉल भी है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जम्मू भी चलेंगे जहां पर आज बार एसोसिएशन जम्मू का इंतखाब होने जा रहा है और आपको डिटेल बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को आप जहां हमारे टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, यानी गुलिस्तान न्यूज़ को देख रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक सही हकाइक जम्मू कश्मीर के हवाले से जा सके। तो आपको ये भी बताते चले कि नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। तो करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन माजी में क्या कुछ आज का दिन कह रहा है, कुछ अहम वाक़ात पर आपकी नज़र। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले बात आज के दिन के हवाले से। आज के दिन अहम वाक़यात क्या है। 1600 ईस्वी में आज ही का दिन था जब मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था। आज के दिन जब जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक आप तारीख को देखते हैं, 1896 में आज ही का दिन था जब उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की विलादत हुई। 1914 में पहली जंग अजीम का आगाज़ आज ही के दिन हुआ था, 28 अगस्त 1914 को। ये पहले तीन ऐसे वाक़यात जो 1600 से 1900 तक रोनमा हुए। 1916 में पहली जंग अजीम में इटली ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया था, यानी जब शुरुआत हुई तो उसी दिन इटली जर्मनी के खिलाफ मैदान में उतरा। 1984 में सोवियत यूनियन ने आज ही का दिन था ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया, 28 अगस्त 1984 को। और 1990 में इराक ने आज के दिन ऐलान किया था कि कुवैत उसका 19वां सूबा है, जिसके बाद खित्ते के अंदर एक अलग किस्म की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें बाद में अमेरिका भी दाखिल हुआ, मुदाखलत कई ममालिक की हुई और तबाही के दहाने पर इराक पहुंच गया। आज ही का दिन था जब इराक ने कुवैत को अपना 19वां सूबा करार दिया था, जिसके बाद लड़ाई बड़े पैमाने पर अरब ममालिक में छिड़ गई थी। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो माजी में था क्या कुछ हुआ है, लेकिन आज क्या कुछ खबर है। सबसे पहले अमेरिका की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर खबर यह है कि दो मुल्क अब आपस में बातचीत करने के दर पर आ चुके हैं। यानी खबर अफगानिस्तान के बदले अमेरिका और चीन की हम सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि पेंटागन के ज़राए से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पेंटागन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीन की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते किए गए हैं। और बिडेन इंतज़ामिया की तरफ से ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से बातचीत के अमल को किया गया हो। पेंटागन ज़राए के हवाले से खबर सामने आई कि चीन की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता किया गया है और ये राब्ता जनूबी एशिया के साथ साथ दुनिया भर के अंदर क़याम अमन को किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों मुल्क रिस्क मैनेजमेंट, यानी जो कोविड से लेकर रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप्स है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और दुनिया के लिए जो ख़तरात है, जो ताकतें ख़तरे के तौर पर उभर रही हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, इस पर जो है दोनों मुल्कों के फ़ौजी लीडरों की तरफ से बातचीत हुई है। और ये बातचीत गुज़श्ता हफ्ते हुई है, इस तरीके की खबर जो है वो सामने आई है। जो दोनों मुल्कों के बीच में, आपको याद होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया के बीच में और चीन की एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, जो सियासी क़यादत है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव था। और ये माना जा रहा कि जो बिडेन के यहाँ पर अमेरिका में आने के बाद एक मेजर शिफ्ट ये लाइन में माना जा रहा है कि जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल कम्युनिकेशन लाइन के ज़रिए से बात की हो। मिशेल गॉसप जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी है डिफेंस चीन के, उनकी तरफ से बात की गई है। और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस बातचीत को नेक्स्ट राउंड यानी नेक्स्ट लेवल पर लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड एस्टन जो है उन्होंने अगर बात करनी है अपने चीन के काउंटर पार्ट के साथ, तो उस सिलसिले में राह को हमवार किया जा रहा है। और उनके काउंटर पार्ट की जगह और उनके काउंटर पार्ट कौन है वहाँ पर, उस सिलसिले में जो है वो तैयारियाँ की जा रही है। और माना जा रहा है कि अब सेक्रेटरी लेवल पर यानी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, जो तकरीबन 10 या 12 साल के वक्फे के बाद इस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है।
चलिए, पहली बार ऐसा हुआ जब इंतजामिया बाइडन के हाथ में गई और उसके बाद चीनी अफवाज के साथ बात हुई, या मजीद आगे क्या पेशरफ्त होगी, लेकिन खित्ते की सलामती सूरत हाल पर बातचीत हुई है। और इस बीच अब जरा आगे चलते हैं, बात अफगानिस्तान के हवाले से करते हैं। चूंकि काबुल के अंदर धमाकों में मरने वालों की तादाद 170 से तजावुज कर गई है, जख्मियों की तादाद भी तकरीबन इतनी ही जा रही है, जिनमें बेशतर की हालत तशवीशनाक बनी है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इनमें शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब 172 तक ये तादाद महलूकीन की पहुंची है काबुल धमाकों के बाद, तो अब से थोड़ी देर पहले ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि एक बार फिर अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है लंगरहार के सूबे में, जहां पर उस एरिया के अंदर जहां आईएसएस के या दाइश के ठिकाने थे। और दावा किया गया है अमेरिकन इंटेलिजेंस फोर्सेस की तरफ से कि ड्रोन के जरिए उस हिस्से को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की गई है। और जिस शख्स की तरफ से साजिश की गई थी काबुल एयरपोर्ट के आसपास इलाकों को दहलाने की, वो इसमें मारा गया है। लेकिन मजीद डिटेल्स का अभी भी इसमें इंतजार है। कुल मिलाकर अब तक जो परसों धमाके हुए थे, मरने वालों की तादाद 172 तक पहुंच गई है और जवाबी कार्रवाई लंगरहार सूबे में भी करने का दावा किया गया है। इधर दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से एयरपोर्ट के आसपास अपने शहरियों को न जाने की, और बाकी लोग जो पिछले 3-4 दिनों से यहां पर इकट्ठे थे, धमाका हुआ था और मजीद यहां पर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कार बम ब्लास्ट गुज़श्ता रोज और आज ये बता दिया गया है अपने तमाम शहरियों समेत दीगर उन लोगों को जो इनखला के लिए यहाँ पहुंचे थे कि वो एयरपोर्ट के गेट से पीछे हट जाएं, जहां पर खतरात काफ़ी ज़्यादा हैं। मजीद कोई इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा जानों को के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए भीड़ को एक जगह इकट्ठा न करने की भी अफवाज को भी पहले से सलाह दे दी गई है। अमरीकी खुफिया इदारे की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया और यह कहा गया कि अगले हफ्ते यानी जब इनखला का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद मज़ीद खुदकुश हमले हो सकते हैं। इस तरीके की इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो अमेरिका के पास है और इस इंटेलिजेंस इनपुट को बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान इंतज़ामिया के साथ जो है वो शेयर किया गया है। इधर यूएस एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें काबुल एयरपोर्ट की ओर आने की जो कोशिशों में सारे लोग लगे हैं। इस पर अमेरिका के जो अमेरिकी निजात वहाँ पर अभी अमेरिकी शहरी वहाँ पर है, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ गेट्स के लिए जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है उसे अवॉइड किया जाए, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता किया जाए ताकि एक सेफ पैसेज के ज़रिए से वहां से निकाला जाए और जितनी जल्दी हो सके वो वहां से निकले। इस हवाले से कल एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। अफ़गान इंतज़ामिया की तरफ से भी जो है मरने वालों की तस्दीक और दीगर मामलों के हवाले से बात जो है वो सामने रखी गई है। तालिबान इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है चूँकि अभी भी बहुत सारी लाशें ऐसी है जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि अफ़गानिस्तान के दूर दराज सूबों से वो आए हैं और अभी उनके अकरबा काबुल एयरपोर्ट पर नहीं है और ना ही उस अस्पताल के अंदर आ चुके हैं जहां पर ये लाशें पड़ी हैं। इसलिए सरकारी तौर पर अभी इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद सरकारी तौर पर उनका तदफीन भी किया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा तालिबान की हो रही है, अफ़गानिस्तान की हो रही है। तो ख़बर तालिबान की एक और सामने भी आ रही है कि तालिबान की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि काबुल हवाई अड्डे के कुछ हिस्से पर उनका कब्ज़ा हो गया है जी, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। लेकिन इनखला के आखिरी दिन तक ये अमल मुमकिन नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है पेंटागन की तरफ से कि फ़िलहाल हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर यूएस ट्रूप्स के कंट्रोल में है, चाहे वो एयर ट्रैफिक का मामला हो या दीगर चीज़ें हो। सिक्योरिटी का हिसार भी सख्त कर दिया गया है, ये पेंटागन ने साफ कर दिया गया है। यानी तालिबान ने जो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ हिस्से में उनका कब्ज़ा हो गया है और 3 इम्पॉर्टेंट लोकेशंस जो काबुल एयरपोर्ट की है वहाँ पर तालिबान तर्जुमान बिलाल किरमानी ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये दावा किया था, लेकिन पेंटागन ने उस दावे की तरदीद की है और कहा कि इस तरीके का कोई भी अमल जो है वो नहीं हुआ है और लगातार मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो अभी उनके पास ही है। तो यहाँ तालिबान की बात हो रही है तो फटाफट से आपको ये भी बताते चले कि तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए सुप्रीम लीडरशिप काउंसिल का इजलास
बुलाने का फैसला ले लिया है। सुप्रीम लीडरशिप मतलब अब ऊपर वाली लीडरशिप, नीचे हम देख रहे हैं गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, दीगर चीज़ें की गई है, लेकिन अब सुप्रीम काउंसिल का इजलास बुलाने की बात की गई है और तालिबान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में तमाम नस्लों और कबायली रहनुमाओं की नुमाइंदगी का अंदिया दे दिया है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में शराकतदारी पर मबनी अबूरी हुकूमत बनाने की तैयारियों में हतमी शक्ल, यानी तैयारियां मुकम्मल हो गई और हतमी शक्ल दी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 दर्जन रहनुमाओं के नाम इस वक्त नई अबूरी हुकूमत के लिए ज़ेर गौर है, जबकि इस हवाले से तालिबान ज़राया ने भी बताया है कि नई अबूरी हुकूमत तमाम नस्लों और कबायली रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी, यानी पहला मौका होगा जब इस तरीके से वहाँ पर हुकूमत को बनाने की कोशिश की जाएगी। तालिबान ज़राया के मुताबिक अबूरी हुकूमत का जो जोर होगा वो ये होगा कि हर नस्ल और हर फिरके की नुमाइंदगी हो ताकि हर तरह से अमन को यकीनी बनाया जा सके। ताम पंशीर की खबर ये कि फिलहाल मामला लटका हुआ है दोनों तरफ से। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे, बात भारत की भी बताते हैं कि क्या कुछ इस वक्त की एक और खबर है। जी आसिफ। बिल्कुल, तालिबान के हवाले से बात हो रही है तो लगातार भारत और पाकिस्तान पर भी नजर तालिबान की है और इस हवाले से खुसूसी इंटरव्यू के दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर भारत और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि दोनों मालिक को तल्खियां दूर करके और मिल बैठकर मसाइल का हल तलाशना चाहिए, क्योंकि दोनों मालिक पड़ोसी हैं और दोनों के लिए ये बेहतर है कि वो एक साथ मिलकर एक टेबल पर आकर बातचीत के जरिए, मुज़ाकराती अमल के जरिए जो खदशात हैं, जो खतरात हैं, उनको दूर करें। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों का जुड़ना ज़रूरी है और ये उनके मफाद में भी है अगर वो एक साथ बात करने के लिए आते हैं, क्योंकि दोनों मालिक पर पहली बार नहीं बल्कि ये दूसरी बार बयान तालिबान की तरफ से आया है। लेकिन एक बार फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए खित्ते के अंदर इन दोनों पड़ोसियों का आना बेहद ज़रूरी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल इस बात की भी तस्दीक कर दी है कि तालिबान की सरजमीन को किसी भी तरीके से दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी डिप्लोमेटिक एंगल में जब आप इसको देखेंगे तो ये बात पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए थोड़ी सी राहत वाली ज़रूर हो सकती है, लेकिन अमल कितना होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जब आप इसको कश्मीर के ज़ाविये से देखेंगे तो ये पहला कमिट था, पहली बात थी, पहला तबसरा था तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से, जो उन्होंने एक निजी टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू के दौरान किया था, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामले पर गुफ्तशनीद के ज़रिए से मसले का हल ढूंढना होगा। तीसरे फरीक की मुदाखलत के ऊपर उनकी खामोशी रही है, ताहम उन्होंने कहा कि दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले का हल जो है वो निकाला जा सकता है। एक बड़ा बयान इस वक्त जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से दिया गया है, तर्जुमान तालिबान है और इंटरनेशनल अफेयर्स जो उनका दोहा का दफ्तर है वहाँ पर मुकम्मल गहरी नज़र भी रखते हैं और इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ करते हैं। पता है उन्हें कि जब बात कही जाती है तो उसका वैल्यू किस तरीके से होता है और कहाँ पर होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है, इसलिए घर में दंगल नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है उस पर भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि आलमी वबा को ख़त्म करने के लिए, इस कहर से निपटने के लिए भी सरकारी सतह पर इकदाम हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो मुल्क के अंदर 16 जनवरी से जिसका आगाज़ हुआ था, उसमें एक नुमायां बेहतरी और कामयाबी भारत को मिल रही है। गुज़श्ता रोज़ एक और रिकॉर्ड बना और पिछले 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल रही उसमें भारत ने आलमी रिकॉर्ड किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दी गई हैं और अब तक 60 करोड़ के करीब उन लोगों की तादाद पहुंच गई है पूरे मुल्क के अंदर जो वैक्सीन अब तक ले चुके हैं। दिल्ली और राजस्थान में दूसरी तरफ जैसे जैसे केसेस थोड़े से कम हुए या मुमकिन तीसरी लहर का खतरा भी है, लेकिन उससे पहले राजधानी दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर भी स्कूल खोलने का दोबारा फैसला ले लिया गया है। 1 सितंबर से दिल्ली के अंदर जहां पर 9वीं से 12वीं और 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक क्लासेस शुरू करने का ऑफलाइन फैसला ले लिया गया है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट वाइज क्लासेस राजस्थान के अंदर भी शुरू होंगी। ये फैसला भी गुज़श्ता रोज ही ले लिया गया है। 9 मुल्क के अंदर ऐसी रियासतें बनी हैं जहां पर कोविड की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस थोड़ा आगे गया है। तकरीबन 60 से 70% के आसपास कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को मजीद आगे ले जाया गया है। तो उसके साथ साथ जब ये रिकॉर्ड कायम हुआ है, दूसरी तरफ
तालीमी इदारों को खोलने वाली दिल्ली 9वीं ऐसी यूनियन टेरिटरी या रियासत बनी है जहां पर अब ऑफलाइन क्लासेस का आगाज 1 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में हायर सेकेंडरी सतह से लोअर मिडिल तक जो क्लासेस हैं वो भी चलाने की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कल ट्वीट करते हुए सेहत के जिम्मेदारों को पीठ थपथपाते हुए ये कह दिया गया कि जिस तरीके से एक दिन के अंदर 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव सिंगल डे में की गई है, ये काबिल फ़ख्र है और उन्हें उम्मीद है कि जो वर्कर्स इस पर लगे हैं वो इसको और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे ताकि हर फर्द को टीका लग सके। इधर महकमा सेहत की तरफ से भी एदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा टीके एक दिन में लगने का मतलब ये है कि अब एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और लोगों के अंदर जो इज़्तिराबी कैफियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही है। तो इस बीच जहां एक तरफ से वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जा रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ अब दिल्ली के अंदर भी मरहलावार तरीक़ों से स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग मराकज़ को खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। ताहम महकमा तालीम और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया है न तो स्कूल आना लाजमी होगा और ना ही अटेंडेंस को लाजमी करार दिया गया है। स्कूल आए तो अपनी मर्जी से, वालिदैन के मशवरे से। ताहम अभी भी मकमसे का शिकार वालिदैन है कि तीसरी वेव की दस्तक है और अलर्ट महकमा दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस बीच स्कूलों को खोलना कितना बेहतर होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है कि अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ दिल्ली के अंदर मरहलावार तरीके से काम करना शुरू करेंगी। जी आसिफ। चलिए, अब इंतज़ार इस बात का भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चूँकि आज हफ्ते का दिन है तो आज एक बार फिर रिव्यू किया जाएगा चीज़ों को और उसके बाद कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद हो सकता है कि तालीमी इदारों के हवाले से कोई फैसला लिया जा सकता है। शाम होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया एक और हुक्मनामा जारी करेगी। बढ़ते आगे, जब अफगानिस्तान तालिबान के हवाले से बात हो रही थी तो आपको यहाँ पर कुछ और सरगर्मियों की भी अपडेट्स बताते हैं। दरअसल जैश ए मोहम्मद के चीफ का तालिबान के साथ मुलाकात करने की जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी और खुफिया एजेंसियों को भी इतलात मिली थी कि ममनू तंजीम जैश किसी नापाक मंसूबे के लिए तैयारी कर रही है और दहशतगर्द मसूद अजहर ने तालिबान से अब साथ मांगा है, ताउन मांगा है कश्मीर मसले पर। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए मंसूबा बनाया जा सकता है। ज़राए के हवाले से खबर है कि कंधार में, जहां पर गुज़श्ता दिनों मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत कई लोगों से मुलाकात करने मसूद अजहर पहुंचा था और जिसके बाद ये कयासराइयाँ लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि सरहद पार या पीओके में बैठे लोग तालिबान की मदद से भी हालात को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। और 26 नवंबर 2008 को मुंबई धमाकों में उनको मास्टरमाइंड भी माना गया था भारत की तरफ से और कई डोजियर भी पाकिस्तान को इस हवाले से सौंपे गए थे। तो उनकी तालिबान के साथ मुलाकात की खबरें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले मसूद अजहर ने कंधार जाकर तालिबान से मुलाकात की और कश्मीर में सरगर्मियां बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई है। दूसरी तरफ हालांकि अभी तक कोई इस पर मजीद बयान या सरकार की तरफ से भी गुज़श्ता रोज़ वज़ारत ख़ारजा ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, मगर इन सभी कयासराइयों के बीच जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से मजीद इलाकों के अंदर पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज़ कर दी गई हैं, कंट्रोल संभाल लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी कि अब्दुल गनी बरादर और तालिबान के कुछ सियासी ग्रुप्स के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करना अजहर का कश्मीर के अंदर इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ या नापाक मंसूबा हो सकता है, जिसके लिए शायद इस तरह की कोशिशें गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते के दौरान अंजाम दी गई। खबर रसाई इदारों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के मरकजी हेडक्वार्टर बहावलपुर के अंदर भी पिछले कई दिनों से सरगर्मियां तेज़ हुई हैं और वहां पर पोस्टर और मैसेज के ज़रिए से जहां तालिबान की जीत को एक इंतहाई अहम करार देते हुए एक संगमील के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर अब इस मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कंधार के अंदर मुलाकात हुई है मसूद अजहर की। अब ये मसूद अजहर जो है ये ऑलरेडी वांटेड लिस्ट के अंदर है, तंजीम ममनुआ है और मसूद अजहर आपको याद होगा हिंदुस्तान की जेल से इसे रिहा कब किया गया था, जब इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया था और उसकी हाईजैकिंग के बदले में कुछ लोगों की रिहाई हुई थी और उनमें मसूद अजहर का भी नाम है। और फिलहाल खबर यह है
कि पाकिस्तान से उन्होंने कंधार तक का सफ़र किया और कंधार में मुला बरादर के साथ मसूद अजहर की मुलाकात हुई है और गनी बरादर के साथ मुलाकात के दौरान जहां उन्हें जीत के जश्न की बधाइयाँ दी गई और वहीं पर किस तरीके से मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा उस हवाले से भी एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की गई है। इस तरीके की खबर जो है वो खुफिया ज़राइयों से सामने आ रही है और आज मीडिया की कई रिपोर्टें भी इस तरीके की अक्कासी कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर को लेकर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे साल 2014-15 के बाद भी शुरू हुए थे और प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज यानी वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत भी जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों रुपए सर्व किए गए, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन इनका जायज़ा भी लिया जाता है। और मीटिंग्स के हवाले से जहां तक बात है तो एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज का दाखिला सेक्रेटरी ने जायज़ा लिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो अब तक पेशरफ्त की गई है उस पर तफसीली गुफ्तगू करीबन 3 घंटे तक हुई है। मुशावरत हुई है 58,000 करोड़ रुपए के मंसूबों पर और मुख्तलिफ अहम मंसूबे, चाहे रामबान बनिहाल सेक्शन जो नेशनल हाईवे का उसको मुकम्मल करना हो और जब वादी कश्मीर के अंदर MBBS के जो कोर्सेज हैं वो शुरू करने के हवाले से बात हो या दीगर वो राब्ता सड़कें जो वादी कश्मीर को जम्मू सूबे के साथ और जम्मू सूबे को पंजाब के साथ जोड़ने वाले जो वाया कठुआ रूट से बसूली का इलाका जोड़ना, उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई है दाखिला सेक्रेटरी के साथ और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अब तक जो सारी सूरत हाल रही है, जितना पैसा खर्च हुआ है, मंसूबों में जो पेशरफ्त हुई है, तफसीली गुफ्तगू के बाद या जो ब्रीफिंग है वो दाखिला सेक्रेटरी के सामने इस मीटिंग में की गई है। बटोट, किश्तवाड़, सिमथन, अनंतनाग, सिंहपोरा, वायलू सड़कों को अहम करार दिया गया है और वादी में अगले साल से एम्स में MBBS कोर्सेज शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। यानी इम्कान ये जाहिर कर दिया गया कि अगले साल से, पहले उम्मीद होती थी इस साल से होगा, अब ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं हो पाया, अगले साल से हो सकता है। लेकिन जब आप यूनियन सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की मीटिंग की और इसको देखेंगे तो कल जब अभी आसिफ आपको बता रहे थे कि जो नेशनल हाईवे हमारा है वहाँ पर जो नवयुगा टनल ओपन हुई है, जो नई टनल बनी थी, इस पर भी कल तबादला ख्याल हुआ है और ये टाइम बाउंड मैनर में जिस तरीके से कंप्लीट की गई है और बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, इस पर जहाँ इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया गया, वहीं पर चीफ सेक्रेटरी ने जब ये डिटेल प्रेजेंटेशन रखी तो माना जा रहा है कि होम सेक्रेटरी ने भी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की पीठ थपथपाते हुए उन्हें और तेज़ी के साथ काम करने के लिए कहा है। ताहम एम्स के हवाले से एक बड़ी बात मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जो मीटिंग के अंदर की बात है वो ये है कि एम्स जम्मू का जो खदुखाल जब पेश किया गया तो उसमें ये कहा गया कि जो काम है जी वो मुकम्मल होगा सितंबर 2023 तक, यानी एम्स लगभग 2023 में, यानी आज 21 चल रहा है, 22 और 23 सितंबर का डेट दिया गया है। सितंबर लास्ट महीना करार दिया गया है जब एम्स जम्मू मुकम्मल तौर पर खड़े हो सकता है, स्ट्रक्चर हमारे साथ हो सकता है और वो फंक्शनल हो सकता है। इसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर का एक और एम्स जो है, यानी कश्मीर वाला पार्ट जो है जो दिया गया था, वहाँ पर इसी मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि जनाब कुछ तकनीकी वजूहात हैं, काम हो नहीं पाया, इसलिए अब उस लेआउट प्लान को जनाब दोबारा से रिडिज़ाइन किया गया और अब इसको रिडिज़ाइन करने के बाद बहुत जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू किया जाएगा। कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की गई, कोई डेडलाइन इस पर मुकर्रर नहीं की गई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगा इसमें आपके साथ हमने शेयर करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, श्रीनगर बारामूला उड़ी रोड और फिर श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड, इसे कहा गया जी ये प्रोजेक्ट जो है ये दिसंबर 2021 तक मुकम्मल होंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 तक ये मुकम्मल होंगे। याद रखिएगा श्रीनगर बारामूला उड़ी रोड बहुत अहम रोड है, मुकम्मल तौर होगा ये होगा जी दिसंबर 21 तारीख तक और श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड को भी दिसंबर 2021 से जुलाई 2022 तक का वक्त दे दिया गया है, जिस दौरान इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही जम्मू रिंग रोड पर भी बात हुई है और जम्मू अखनूर पुंछ रोड जो अंडरवे में भी चल रहा है, ये जनाब मार्च 2022
से मार्च 2024 तक मुकम्मल हो सकता है। डेडलाइनें मुकर्रर दे दी गई है। और जिस तरीके से आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो प्रधानमंत्री वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी का मामला हो, उसमें ये कहा गया कि फ्लैट्स नए बन रहे हैं, वो अलॉट हो रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों के अंदर हद मुकर्रर की गई है, डेडलाइन मुकर्रर की गई है, और कुछ चीज़ों में ये कहा गया है कि जनाब बहुत जल्द काम शुरू होगा, बहुत जल्द मुकम्मल होगा, कोई डेडलाइन नहीं है। तो ये तो बात थी जनाब मीटिंग की, क्योंकि मीटिंग को चेयर कर रहे थे होम सेक्रेटरी, तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को काफ़ी बारीक भी से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अब ज़रा बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के एक और फैसले की, और वो फैसला है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जिस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने चंद हफ्ते पहले सामने रखा था, फिल्म पॉलिसी 2021, उसको कल बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए गए हैं, और उसकी अप्रूवल करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कल से शुरू कर दी गई है। फिल्म पॉलिसी साल 2021 को इंतज़ामिया ने हरी झंडी भी दे दी है, और साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी राहें हमवार कर दी है, और कल बाज़ाब्ता तौर पर एक डिटेल सर्कुलर और ऑर्डर जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिनेमा हॉल्स बंद पड़े हैं, सिनेमाघर बंद पड़े हैं, उनको दोबारा कैसे खोला जाए, इस हवाले से भी इस पॉलिसी के अंदर बात की गई है, और किस तरीके से राहत मिले उन लोगों को जो कश्मीर आकर, जम्मू या कश्मीर आकर शूटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सब्सिडियों का भी ऐलान है, और जो मकामी टैलेंट है उन्हें किस तरीके से इससे फ़ायदा मिले, उस हवाले से भी एक तफसीली खाका जो है वो इस पूरे लिस्ट के अंदर किया गया है। जो सर्कुलर इजरा किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ये जनाब ये विजन जो है ये 2026 तक के डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद इसको दोबारा रिव्यू भी किया जाएगा। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले श्रीनगर के डलगेट इलाके यानी SKICC के दामन तले ये वो तस्वीरें हैं शायद जो जिस दिन आमिर खान और कुछ और लोग आए थे, और उस दिन ये खाका खींचा गया था कि किस तरीके से जी जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, ताकि एक रिवाइवल हो, 80 की दहाइयों और 70 की दहाइयों की याद को ताज़ा किया जाए, और दोबारा से यहाँ पर फिल्म की शूटिंगें हो। तो जब आप इस फिल्म शूटिंग की बात करते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ताकि परमिशंस ग्रांट किए जाए, और जो परमिशन ग्रांट आपको होगा वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपके पास मिलना चाहिए, और उसके बाद कितने दिन आप शूटिंग करेंगे, कितना इक्विपमेंट होगा, क्या कुछ होगा, सरकार क्या कुछ करेगी, आपने क्या कुछ करना है, वो सारा स्ट्रीम जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, और एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इस पूरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। अब देखना होगा कि इस पॉलिसी के अडॉप्ट होने के बाद कितने लोग आते हैं। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने फिल्में यहाँ शूट की हैं, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था, दीगर चीज़ें नहीं थी, तो बाहर से लाया जा रहा था, लोकल टैलेंट को थोड़ा सा मौका ज़रूर मिला था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जितने भी लोग जम्मू कश्मीर शूटिंग के लिए आएंगे उनको लोकल टैलेंट भी लेना है, उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें यहाँ की जब वो एक्सप्लोर करेंगे उन्हें, तो उससे पहले जो स्क्रिप्ट होगा वो किस तरीके का है वो भी देखेगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, और उसके बाद ही फिल्म या आपने डॉक्यूमेंट्री बनानी है या कुछ और करना है तो उसके बाद आपको अप्रूवल मिल सकती है। एयर स्ट्रिप से लेकर इंतहाई हसास मकामों तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन मामला यही है कि आपने एक सीधे सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते। तो अब कल से बाज़ाब्ता तौर पर यह पॉलिसी अडॉप्ट कर दी गई। बिल्कुल 5 अगस्त 2021 को जब श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जब लॉन्च किया गया था पॉलिसी को, तो उस वक्त एक और अनाउंसमेंट की बात हुई थी जिसका कल भी बाज़ाब्ता जिक्र किया गया। एक तो ये जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और दूसरा इंतज़ामिया ने इसी इक़दाम के तहत ताकि मकामी फ़नकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके, इसके लिए फ़िल्म डिवीज़न तश्कील देने का ऐलान जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है, ताकि मकामी फ़नकारों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज किया जा सके और इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम हो। मगर एक और मांग जो ज़ोर काफ़ी ज़्यादा पकड़ रही है, चूँकि गुज़श्ता दिनों ही फिल्म पॉलिसी लॉन्च होने के बाद एक और फैसला किया गया और हुक्मनामा जारी करके बताया गया कि जो स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस है
यानी जो डायरेक्टर्स हैं, बाकी लोग हैं, प्रोडक्शन का काम करने वाले लोग हैं, वो स्क्रिप्ट मुकम्मल करने से शूटिंग से पहले जो मकामी इंतजामिया है वहाँ के कुछ अफसरान को जिम्मेदारी दी गई कि वो बाज़ाब्ता चेक करेंगे, जिस पर एतराज़ ये है कि स्क्रिप्टिंग अगर आप दिखाते हैं तो इससे मनफी असरात उस कैरेक्टर पर पड़ेंगे, उस काम पर पड़ेंगे जो बराह रास्त इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस फैसले को भी नज़रसानी इस पर करने और इसकी वापसी की भी मांग मुसलसल मकामी फनकारों की तरफ से की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि मकामी फनकारों को कम से कम 50 से 60% हिस्सा इसमें दिया जाए। ये भी जम्मू के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर फनकारों ने इंतजामिया के नोटिस में मामला लाया है। चलिए जब बढ़ते हैं जी आगे बात करते हैं जनाब, जब स्कूल कॉलेज की बात हो रही थी तो अब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी अपनी कमर कस ली और इम्तिहानात के हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि अब 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात लेने से पहले उनका जो मकामी सिलेबस है यानी जो पूरा सिलेबस है उसमें कमी कर दी गई और तकरीबन 40% कमी का ऐलान जेके बोस की तरफ से कल किया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 40% कटौती का ऐलान कर दिया गया है सिलेबस के अंदर। 10वीं और 12वीं जमात जो प्राइवेट एनुअल एग्जामिनेशन एनुअल और बायएनुअल बाबत साल 2020-21 होने जा रहे हैं, उस हवाले से एक बड़ा फैसला जो है वो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिया गया है और स्टेट बोर्ड की तरफ से जो बात कही गई है कि 40% रिलैक्सेशन दे दी गई है सिलेबस के अंदर और इसमें कमी कर दी गई है। रिलैक्सेशन का ऑर्डर जारी करने की बड़ी वजह ये कहा गया कि कोविड-19 और पेंडेमिक की वजह से बच्चे जो है वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं और इसका इतलाक़ जो है वो पहले मरहले में कश्मीर जोन और दूसरे मरहले में लद्दाख जोन के अंदर होगा और ये वन टाइम मेजर होगा, आगे इस तरीके का काम नहीं होगा। जो बच्चे लगातार इम्तिहानात के अंदर है इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए ये कहा गया कि उन्हें 60% मार्क्स को जो है वो अटैम्प्ट करना होगा हर क्वेश्चन पेपर के अंदर और ये 60% इवैल्यूएशन के दौरान 100% माना जाएगा। नोटिफिकेशन इस तरीके की जारी कर दी गई है। बहुत सारे बच्चे जब 60% क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वो सवाल उठा रहे हैं, बड़े बच्चों की तरफ से बड़ा सवाल उठाया गया है जो 60% क्वेश्चन पेपर का मामला है, जब वो 100% करेंगे तो इस पर काफ़ी शक व शुबात उनकी तरफ से जो है वो कहे जा रहे हैं। ताहम एक और नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है डायरेक्टर एकेडमिक्स की तरफ से, उसमें बच्चों के लिए ये कहा गया कि जो एनुअल रेगुलर क्लास 10वीं और 12वीं जमात इम्तिहानात के लिए पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो स्टैंड स्टिल रहेगा जी, वैसा ही जैसे था। और नोटिफिकेशन के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि अगस्त 13 को जो 30% रिलैक्सेशन की बात कही गई थी वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी, यानी ये दूसरी नोटिफिकेशन है। दो नोटिफिकेशन है, दोनों जगहों पर आपको थोड़ी सी रियायत ज़रूर देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ बच्चे इस पूरे मामले पर नाराज़ भी हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि अब इम्तिहानात जब होंगे 10वीं और 12वीं के तो उसमें सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। 100 में से आपने सिर्फ 60% का अटैम्प्ट करना होगा। जब आप 60% अटैम्प्ट करेंगे तो आपका माना जाएगा कि आपने 100% अटैम्प्ट किया है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात आपको लद्दाख की बताएंगे, जहाँ पर आज लद्दाख बंद है। बंद क्यों है? उस वक्त जब VVIPs लद्दाख के अंदर, एक बड़ा सवाल ये है, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।